हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जो कि अगर आपने ठीक से समझ लिया और आपने अपने इन्वेस्टिंग में यूज कर लिया तो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स काफी बेहतर हो सकते हैं, काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपनी इन्वेस्टिंग की पूरी लाइफ साइकिल में, यानी कि खरीदने में, बेचने में, होल्ड करने में या किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हार्वर्ड मार्क्स ने जो है ये दिया था अपनी एक बुक में, जिसका नाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्या मतलब है इस बारे में बताता हूँ। तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग बताने से पहले ये बताता हूँ कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग जो है वो पहला थॉट है जो आपको एक प्रॉब्लम को सुन के जो है आपके मन में आता है, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो आपके मन में जो सबसे पहला थॉट आएगा वो आएगा, चलिए मैं एक आइसक्रीम खा लेता हूँ या फिर मैं एक चॉकलेट खा लेता हूँ। ये तो है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। तो जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के जो थॉट्स हैं वो ज़्यादातर लोगों के सिमिलर होते हैं। ज़्यादातर लोग, अगर एक प्रॉब्लम एक बंदे को दी जाए और उसका जो है इमीडिएट रिएक्शन मांगा जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग सेम ही आंसर देंगे या मिलते जुलते आंसर देंगे। अब इसका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग सोचते हैं, तो इस प्रॉब्लम का एक थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं कि आखिर उसमें क्या सोल्यूशन होगा। तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कहता है कि भाई हमें जो भी हमारा थॉट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना चाहिए और उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में सोचना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और फिर जो है कंक्लूड करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे चॉकलेट या आइसक्रीम खाने वाली बात पे अगर मैं कहूँ, तो इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि भाई इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर हम हर रोज जो है इसी तरीके से भूख लगेगी तो चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हमारी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी, और उस हिसाब से डिसीजन लेना। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं इन्वेस्टिंग पर। ये तो एक जनरल आइडिया हो गया कि आखिर सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का मतलब क्या है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है ये इन्वेस्टिंग में कैसे ट्रांसलेट करती है, इन्वेस्टिंग की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में कैसे ट्रांसलेट करती है, थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। तो जैसे पैंडेमिक के टाइम पे जो है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे पैंडेमिक के टाइम पे आपको याद होगा एक न्यूज आई थी कि भाई पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, यानी क्रूड के जो प्राइसेस हैं, वो $0 से भी कम क्रैश कर गए थे जो है अपने एक्सचेंज पर, ग्लोबल एक्सचेंज पर। तो आई थिंक ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस थे वो नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा गिर गई थी और जो है स्टॉक रखने के लिए जो है उनके पास कंटेनर्स भी नहीं थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि भाई जो उनकी डिलीवरी होनी थी, आई थिंक -20 या -$25 चली गई थी। हालांकि वो एक ट्रांजिएंट था, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए ही था, बट ऐसा हुआ था। तो जब किसी ने वो न्यूज़ सुनी तो उसका जो किसी भी इंसान का फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में क्या जो है जवाब होगा कि भाई सेल एनी ऑयल स्टॉक्स, है ना। ये होगा हमारा रिएक्शनरी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से जो हमारा थॉट प्रोसेस होगा। यानी कि अगर मेरे पास इंडियन ऑयल है या रिलायंस है या मेरे पास कोई भी ऑयल से रिलेटेड कोई भी स्टॉक है, उसे बेच दो, क्योंकि भाई ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग की, यानी हायर ऑर्डर में जाते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में कोई कैसे सोचेगा। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में जो है वो इसे ऐसे एनालाइज करेगा कि अच्छा चलिए ठीक है, ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर गए हैं, पर ऑयल जो है वो रॉ मटेरियल है बहुत सी अदर इंडस्ट्रीज का। जैसे अगर बात करूं पेंट इंडस्ट्री का, तो पेंट जो है, पेंट में जो है ऑयल का काफी यूज होता है। तो क्योंकि ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा कम हैं, तो इसका मतलब है कि पेंट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। ये तो हो गई सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर थिंकिंग की, यानी कि और हायर ऑर्डर में जाते हैं। तो उसमें हम ऐसे सोचेंगे कि भाई अच्छा ठीक है, चलिए एशियन पेंट्स को या बर्जर पेंट्स को फायदा तो होगा, लेकिन कितना फायदा होगा। ये जो रॉ मटेरियल है यानी ऑयल, उनका जो है कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। हो सकता है कि भाई वो सिर्फ 5% हो, 2% हो, बहुत ही कम हो सकता है 50% हो। अगर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो उससे उनके मार्जिन के ऊपर क्या जो है इम्पैक्ट आएगा, मार्जिन कितने इंप्रूव होंगे। तो काफी बार क्या होता है कि लोग जैसे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में जो है ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है इसको फायदा होगा, लेकिन क्वांटिफाई नहीं करते कि कितना फायदा होगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेटली एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रफली भी एस्टिमेट कर लेते हैं तो आप जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ठीक है इस कंपनी को अप्रोक्सीमेटली कितना फायदा होगा। तो अगर इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर आप सोचते तो आप एशियन पेंट्स का स्टॉक खरीद सकते थे आफ्टर डूइंग द ड्यू डिलिजेंस।
तो अक्सर होता क्या है कि जो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग अगर नेगेटिव हो लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग पॉजिटिव हो और थर्ड ऑर्डर थिंकिंग पॉजिटिव हो तो आप ट्रिमेंडस मनी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं उन स्टॉक्स में। ऐसा बहुत कभी कभार होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो अच्छा पैसा बनता है। सिमिलरली काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से नेगेटिव हो लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से पॉजिटिव हो, लेकिन थर्ड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से नेगेटिव हो, राइट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में आपने ये सोचा कि अच्छा रॉ मटेरियल उसका कितना जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि एशियन पेंट्स को फायदा होगा, ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है, लेकिन कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। जब आप थर्ड ऑर्डर में गए तो आपको पता चला कि बहुत मिनिस्क्यूल यानी बहुत थोड़ा बहुत ही इम्पैक्ट आएगा, तो मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा नहीं जो है सही रहेगा। तो इस तरीके से जब आप एक क्वांटिफाई करके चीज़ों को देखेंगे तब आप जो है ज़्यादा अच्छे से जो है जज कर पाएंगे और जो है ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ, सेम एशियन पेंट्स का ही एग्जांपल एक बार और लेता हूँ, लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़, अभी लास्ट शायद 1 या 2 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि जो आपका ग्रासिम है यानी जो अल्ट्राटेक सीमेंट के जो पेरेंट कंपनी है वो जो है पेंट में 5000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, राइट। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि चलो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऑलरेडी जो है इनकी पुट्टी वगैरह और वाइट सीमेंट वगैरह आता है जो कि पेंट की शॉप्स पर ही बिकता है, तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी है, काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, इसके शेयर खरीद लो। ये तो हुई आपकी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन जब आप इसे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा पेंट की इंडस्ट्री जो है वो एक लिमिटेड इंडस्ट्री है, यानी कि उसका कुछ मार्केट साइज है और ये जो है काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो क्या जब ये एंटर करेंगे तो इसका एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। कंपटीशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिन्स हो सकता है कि डिक्लाइन हो, ये हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन अगर आप थर्ड ऑर्डर थिंकिंग में जाएंगे तो आप सोचेंगे अच्छा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं यानी कि एशियन पेंट्स है या फिर बर्जर पेंट्स है, क्या उनके पास कुछ ऐसी मोट है कि वो अपने मार्जिन्स भी कम ना करें और साथ साथ जो है अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन कर पाएं। अगर आप उस टर्म्स में सोचेंगे और उसे क्वांटिफाई कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए जो है ज़्यादातर क्या होता है जो पेंट्स होते हैं उनमें जो है एक मशीन होती है जो कि हर पेंट शॉप पे लगाई जाती है, जो पेंट को मिक्स करने के लिए होती है और वो एक पर्टिकुलर कंपनी की होती है, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी का ही पेंट जो है मिक्स करती है। तो अगर जो है आप ये कह पाए कि भाई इनका जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है एशियन पेंट्स का, इतनी ज़्यादा शॉप्स में जो है इंडिया में इन्होंने वो मशीन लगाई हुई है, तो इस वजह से जो है इनके पास ये मोट है और मुझे नहीं लगता कि भाई इनका मार्केट शेयर जो है डाइल्यूट होगा। तो ये हुई आपकी थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो थोड़ा समराइज करता हूँ, जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है वो एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है, वो जो है स्पॉन्टेनियस तरीके से लिया जाता है, ज़्यादातर लोग जो हैं इसी तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है वो एक डेलिबरेटली जो है मतलब बैठ के सोचा समझा डिसीजन होता है, साथ साथ जो है मतलब जो भी जना ऐसा डिसीजन ले रहा है तो वो हमेशा ये सोचेगा ओके ठीक है जो भी इवेंट हुआ लेकिन एंड देन व्हाट, इसके बाद क्या, इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, 10 मिनट के बाद या 10 घंटे के बाद या 10 दिन के बाद 10 साल के बाद इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखता है। साथ साथ जो है ये देखता है कि अच्छा ठीक है ये जो इवेंट हुआ है इस इवेंट की वजह से जो है किस को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या होगा, इनके एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, साथ साथ इनके जो डीलर्स हैं या जो भी मतलब जहाँ पर भी वो इवेंट जिसको भी जो है मतलब इम्पैक्ट करता है उस बारे में सोचता है और डिटेल में सोचता है, उसे क्वांटिफाई करता है, यानी उसे नंबर्स की फॉर्म में क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है एक सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के मतलब जो इन्वेस्टिंग करता है उसमें। तो मैंने कहा था कि ये जो प्रोसेस है आप हर एक जो है पूरी पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ साइकिल में लगा सकते हैं, हर स्टेप पे लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है ना, तो आप किसी स्टॉक को रिसर्च करेंगे, तो लेट से रिसर्च करने से पहले जो है आपने देखा कि भाई उसका जो ग्राफ है यानी कि उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई उससे डर जाते हैं कि नहीं यार ये तो ऑलरेडी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गया, इसमें जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी काफ़ी चढ़ चुका है। पर ये तो हो गया आपका डेलिबरेट थिंकिंग, यानी कि ये तो हो गई आपकी इम्पल्सिव थिंकिंग, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब अगर इसको सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे अच्छा ये इसका जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ रहा है,
क्या इसमें ऐसा आखिर क्या हो रहा है, मतलब ऐसी क्या इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ रहा है। उन इवेंट्स को जाके फिर आप क्वांटिफाई करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये जो इवेंट्स हैं ये जो है क्या ये इवेंट ऐसे हैं कि इसकी वजह से जो है ये और ज़्यादा चढ़ सकता है, यानी कि क्या कंपनी ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम अ बैड टू अ गुड कंपनी टू अ वेरी गुड कंपनी और टू एन एक्सीलेंट कंपनी, या जो है ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है और ये एक टेम्परेरी ब्लिप है। तो जब आप और ज़्यादा तह में जाके घुसेंगे तो वो हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैगी का इवेंट हुआ था, राइट। आपको याद होगा कुछ सालों पहले मैगी के साथ क्या हुआ था कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिले थे जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था। अब इस वजह से नेस्ले का स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया था, राइट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग थी उसमें जो है बहुत लोगों ने जो है उसका नेस्ले का शेयर बेचा, पर जिन लोगों ने जो है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग लगाई, जब स्टॉक क्रैश कर गया था तो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, क्या मैगी का जो ब्रांड है वो इतना स्ट्रांग है कि कल को जब मैगी कम बैक करेगी, या जब मैगी कम बैक कर चुकी थी यानी कि वापस से जो है गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया था, तो ये सोचना था कि अच्छा क्या जो है मैगी का ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि वो वापस से अपना मार्केट शेयर रीगेन कर लेगी और जो है बाकी कोई कॉम्पिटिटर नहीं गेन कर पाएगा। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्क्यूड थी। मैगी का जो मार्केट शेयर था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा था। साथ साथ नेस्ले की अगर पोर्टफोलियो की बात करूं तो इतना स्ट्रांग पोर्टफोलियो था, और जैसे उनकी जो बाकी प्रोडक्ट्स थे उनमें भी जो है वो बिल्कुल मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, बिल्कुल मार्केट लीडर है मोस्टली अपने सारे प्रोडक्ट्स में। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर आप एक सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं। तो आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप ये जो प्रोसेस है इसे सेलिंग में भी लगा सकते हैं, बाइंग में भी लगा सकते हैं और बाकी चीज़ों में भी लगा सकते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप और ज़्यादा अच्छे से लगाएंगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो पाएँ और अपनी इन्वेस्टिंग में इसे यूज़ कर पाएँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।